आज हम मधुबन इस पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा जी। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार यानी मुलाकात। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं, यानी बिना डरे, जैसे कि सहज रूप से उनके उत्तर दिए हैं। अब विस्तार से इस पाठ को देखेंगे हम। देखिए, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। तो यहाँ हमें समझ लेना चाहिए, जो अनुराग वर्मा जी लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को मिलने के लिए किस समय जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का निवास कहाँ पर है, जो मधुबन यानी प्रयाग स्टेशन के स्थित यानी नजदीक एक मधुबन है, वहां पर वे रहते हैं। और पूरी यानी उसकी ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से अनुराग वर्मा सुबह 10 बजे मिलने जाने वाले हैं। 10 बजे उनकी मुलाकात है। किनसे? किनकी मुलाकात किनसे? अनुराग वर्मा जी की डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के साथ। तो उनका समय तय था 10 बजे का, और उन्हें 10 बजे ही पहुंचना था। क्यों पहुंचना था? क्योंकि 10 बजे का समय निश्चित था, और वे यानी कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी समय के पाबंद थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। तो यहाँ देखिए, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को कहाँ कहाँ देखा था? उत्सवों में, संगोष्ठियों में एवं सम्मेलनों में। यानी उत्सव, ये तो आप जानते हैं। संगोष्ठी इसका मतलब होता है कोई विषय लेकर उस विषय के आधार पर चर्चा की जाती है, उसे कहते हैं संगोष्ठी, चर्चा सत्र। सम्मेलन तो आप जानते हैं, लेखक जब कभी किसी कारणवश, जैसे कि कोई विषय की चर्चा होती है तो सम्मेलन हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं तो सम्मेलन कहते हैं। तो उन समय इन्होंने अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहाँ देखा था? उत्सवों में, संगोष्ठियों में एवं सम्मेलनों में। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। यानी पहले उन्हें दूर से देखा था, और उनसे निजी मुलाकात पहली ही होने वाली थी। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। यानी उनसे मिलने जाना है, तो जाने से पहले दिमाग में ढेर सारे विचार आने लगे। ज्वार उठना, इसका मतलब विचार का चक्र शुरू हो गया। यानी जैसे कि दूर से देखा था, कभी उनसे मिला नहीं था, नजदीक से मुलाकात नहीं हुई थी, तो दिमाग में सवाल आने लगे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब? कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का? यानी जो साहित्य मनीषी, इसका मतलब वो जो विद्वान थे, यानी जो डॉक्टर साहब यानी जो जैसे कि उस विषय में जो डॉक्टरेट हासिल की जाती है, तो उसे डॉक्टर साहब यानी साहित्य विषय की। और उनके बारे में इतना बड़ा आदमी डॉक्टर है उस विषय का, और उसी के अनुसार उनका आचरण कैसा होगा, वो एक साहित्य मनीषी है आदि, उनके बारे में मन में जैसे कि ज्वार उठने लगा। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। ऐसे में सोचते सोचते उनके घर पहुंचा। यानी निवास स्थान का नाम क्या है? मधुबन। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। जैसे कि मैं उनके घर गया, जैसे कि जाने के बावजूद मैंने तुरंत घंटी बजाई नहीं, पहले देखी
उसके बाद सोचा और उसके बाद ही मैंने घंटी बजाई। ये इसका मतलब यहाँ देखिए साहस, जाकर तुरंत उन्होंने घंटी बजाई नहीं है, तो जैसे कि वे आराम से गए। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? तो नौकर ने जैसे कि मुझे देखते ही जैसे कि घंटी बजाई, दरवाजा खुला और नौकर ने मुझे देखकर सवाल किया, क्या आप अनुराग जी हैं? तो इसका मतलब मैं पहले कभी इस नौकर देखा नहीं था, या नौकर ने मुझे कभी देखा नहीं था, फिर उसने मेरा नाम कैसे लिया? इसका मतलब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपने नौकर को कहा था अभी 10 बजे कौन आने वाले हैं, तो शायद उसी के अनुसार ही इसका मतलब जो भी काम करते थे वे कैसे बारीकी से काम करते थे। यानी जैसे कि उन्होंने अपने नौकर को उन्होंने बताया 10 बजे आने वाले हैं, तो उनके बारे में उन्होंने बताया, तो उसी के अनुसार उन्होंने उनका नाम लिया। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। जैसे ही मुझे घर में उसने बैठने के लिए ड्राइंग रूम में कहा और उसी के अनुसार उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? जैसे कि वे आते ही उन्होंने सवाल किया अनुराग वर्मा जी से कि आपका कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली वो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो उन्होंने अनुराग वर्मा जी ने उनके सवाल का जवाब दिया, मैं यहाँ आया हूँ तो उसकी वजह है कि ऐसे कुछ प्रसंग है जिनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है उन्हीं की जानकारी हासिल कर। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके जरिए हम, नाम से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका काम बड़ा होना चाहिए, जो काम से हमें क्या करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसी के अनुसार डॉक्टर साहब से प्रेरणा हासिल करने के लिए, जो उनके कामों से जानकारी हासिल करके वो प्रेरणा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए वे वहां पर आए थे। उनका हेतु देखिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अब देखिए यहाँ पर मुलाकात शुरू होती है। तो हमें भी कोई आदमी, बड़ा आदमी होता है तो उसके साथ हमें किन प्रकार प्रश्न करने चाहिए, पूछने चाहिए, तो यहाँ पर आप बारीकी से देखिए। पहला प्रश्न अनुराग वर्मा जी लेखक कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहां से और कैसे प्राप्त हुई? पहला सवाल किया है कि आपने जो काव्य रचना करते, कविताएं करते, तो आपको ये प्रेरणा कहां से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। जो आप कविताएं बनाते हैं तो कोई ना कोई तो वजह होगी, तो उसके बारे में आप बताइए। किस कारण आप इस प्रकार की कविताएं कर रहे हैं जिससे आपको प्रेरणा मिली? इस संदर्भ में कोई ना कोई तो प्रसंग होगा, तो उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। उत्तर में कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। तो समाज में जिस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो समाज व्यवस्था में जो समाज की रचनाएं जो जात पात के आधार पर थी, तो वो उन्हें मान्य नहीं थी। इसीलिए वे कह रहे हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। विद्रोह ना क्रांति। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। वे कह रहे हैं सन 1921 ईस्वी में, जैसे कि गांधी युग का कालखंड शुरू होता है इतिहास के रूप में, जो आजादी के संग्राम में, तो उस समय वे कितने साल के थे? 1921 में 15.5 वर्ष के थे। तब गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों, जैसे कि उस समय गांधी जी की जो आजादी के लिए जो संग्राम लड़ रहे थे असहयोग आंदोलन का, उनका उनके ऊपर असर हुआ है। और इस दरमियान वे पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों, अब यहाँ पर जो पारिवारिक और सामाजिक व्यवधान है, पारिवारिक तो आप जानते हैं, सामाजिक व्यवधानों इसका मतलब सामाजिक बाधाओं से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। अब यहाँ पर उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले,
अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है 1921 के ईस्वी में, 1921 ईस्वी में क्या हो रहा है, जो उनके ऊपर गांधी जी के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। जो इस दरमियान वे अपनी पारिवारिक और सामाजिक जो बाधाओं से संघर्ष करते हुए असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने स्कूल छोड़ा है तो उसकी वजह क्या है, तो उनके ऊपर गांधी जी के विचारों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। किस वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ा है, सोचा भी नहीं जा सकती थी कि मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर, यानी उस समय एक ऐसी घटना बीत चुकी जो वहां नरसिंहपुर में, कहां पर, मध्य प्रदेश राज्य में जो एक स्थल है नरसिंहपुर, वहां पर मौलाना शौकत अली साहब, मौलाना है ना जैसे कि हम पंडित कहते हैं उसी प्रकार जो मौलाना कहा जाता है, शौकत अली साहब आए और बोले, क्या बोले, जो गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तो गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी कहते हैं कि ये जो अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारे देश में गुलाम बनाने का एक काम कर रहे हैं। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, तो उसी के अनुसार मौलाना शौकत अली ने और अपनी आवाज बढ़ाई और कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए आप अभी ये सोचेंगे तो मन में गुदगुदाएंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन वो बात अलग है और इनकी सोच उस समय की अलग है। मैंने अपनी, जैसे कि यहाँ पर है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्यों नहीं वो ऐसी बात कही है, यानी स्कूल में नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन्हें क्यों लगता है, क्योंकि उनके अनुसार जो अंग्रेजी शिक्षा हमें दी जा रही है सिर्फ हमें गुलाम बनाने के लिए उनकी कोशिश है, इसीलिए कोई भी पाठशाला में न जाए। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तो इसके उपरांत यहाँ पर देखिए जो उनके विचारों का प्रभाव अनुराग वर्मा, जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी पर पड़ा और उन्होंने उस समय अपनी बात अपनी माँ से कही, क्योंकि आपको भी मालूम है जो भी बात किनसे पहले कही जाती है, माँ से, तो उन्होंने अपनी भी बात अपने माँ से कह दी कि स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग जैसे कि सकते में आ गए। अब यहाँ पर सकते में आने ये बात कहने के बावजूद, जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपने माँ से बात कही स्कूल छोड़ने की, तो सकते में आ गए, थोड़े घबरा गए। सकते में आना, घबरा जाना। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, यानी उनके पिताजी डिप्टी कलेक्टर ने उप जिलाधिकारी के रूप में अंग्रेजों के शासन में काम कर रहे थे और उनका ही लड़का क्रांति कर रहा है, ये थोड़ी बड़ी बात थी। यानी लोगों ने बहुत समझाया पिताजी, जैसे कि पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। जो गांधी जी के विचारों का प्रभाव इनके ऊपर होने की वजह से उन्होंने पक्का इरादा किया था कि अब क्या करना है, घर से निकलना पड़ना है, यानी निकलना है कहाँ, असहयोग आंदोलन के लिए। और उसी के अनुसार इस प्रकार सर्वप्रथम वे कह रहे हैं, मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्रांति का मार्ग अपनाया। किस लिए क्रांति का मार्ग अपनाया, विद्रोह किया उन्होंने? सत्य एवं देश के लिए, यानी उस समय हमें अंग्रेजों के गुलामी से क्या करना था, आजाद होना था, इसीलिए उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था, यानी देखिए उनके जीवन में उनकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी। 16 आयु में उन्होंने क्या सोचा, अपने आप को आजादी के लिए जो काम में लाने के लिए उन्होंने पूरा इरादा कर लिया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। जैसे कि जन जागृति, यानी लोगों में आजादी के लिए जैसे कि अब भावनाओं को उद्दीपित कराना है, जागरूक कराना है, तो उस दरम्यान क्या किया जाता था, नगर में प्रभात फेरियां निकाली जाती थी। तो उस समय हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता भी लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। तो यहाँ पर
कविता लिखने की शुरुआत यहीं से हुई 1921 की ईस्वी में, जहां पर उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की। अगला सवाल, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? हिंदी प्रेम ने मुझे, अब उसके बाद जवाब दे रहे हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी कहां से कहां गए हैं, जो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश गए। क्यों गए, तो उनकी जाने की वजह क्या है? उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में उन्हें हिंदी पढ़ना था, लेकिन वहां पर सुविधा नहीं थी उस समय। सन 1925 ईस्वी में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी जो इंटर की, इसका मतलब क्या है? पदवी पूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? 1925 में इंटर की परीक्षा ली और परीक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, यानी जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए इसका मतलब क्या? मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि उन्हें बीते हुए समय की बातें याद, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आदमी भी उसी काल में समा जाता है। तो उसी प्रकार वे भी उसी काल में गए, जैसे कि वे अतीत काल में गए, भूतकाल में गए, और वे उनका ये जो भाव, यानी जैसे कि उस समय की उन्हें शायद याद आ रही थी, इसीलिए उनके चेहरे पर क्या दिखाई दे रही थी? गंभीरता के भाव दिखाई दे रहे थे। प्रश्न आगे करते हैं लेखक, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम से बदल गया। तो फिर उन्होंने ऐसा एक सवाल किया कि कवियों में ऐसी बात दिखाई देती है कि उनके जीवनों में उनका लौकिक प्रेम, लौकिक इसका मतलब सांसारिक प्रेम, परिवार संबंधी, पारिवारिक जो बोलते हैं। पारलौकिक प्रेम इसका मतलब परलोक संबंधी, जो स्वर्गलोक भी हो सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो उत्तर में कहते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक प्रवृत्ति इसका मतलब एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। प्रेम कोई खरीदा नहीं जाता या बेचा भी नहीं जाता है, वो सहज रूप से हो जाता है। तो उसी के अनुसार वे कह रहे हैं कि अनुराग जी, प्रेम क्या होता है? मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा ब्याह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब देखिए यहाँ पर उनकी पारिवारिक बात मालूम हो रही है कि उनके प्रेम के बारे में उन्होंने ऐसी कौन सी बात की है? ये प्राकृतिक प्रवृत्ति है, प्रेम होना। दूसरी बात, शादी हो गई उनकी 1926 ईस्वी में, विवाह हो गया, जो उसके बाद उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। अब उसके बाद उन्हें जैसे कि सात्विकता यानी अच्छे गुणों से और नीति संबंधी से उन्हें बातें अच्छी लगने लगी, जो प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। अब देखिए 1926 में उनकी शादी हो गई है, विवाह हो गया, जिसमें वे गृहस्थ जीवन में आ गए। उसके बाद 1930 में कबीर का रहस्यवाद उन्होंने लिखा है। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। अब देखिए यहाँ पर कला, जैसे कि लेखक भी एक कला, लेखन करना भी एक कला होती है। जो कलाकार के अंदर भी ऐसे कौन कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं हमें? वे एक कविता लिखने वाले हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर जो एक शौक भी है। किस बात का शौक है? छंद है। शौक इसका मतलब छंद, किस बात का? बचपन में ही उन्हें अभिनय करने का शौक दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ जब जब कभी त्योहार के समय, उत्सवों के समय वे कभी नाटकें हुआ करती थी, तो उसमें वे हिस्सा लेते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अब देखिए यह आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिखाई दे रहा है। जो डॉक्टर साहब लेखक
किस प्रकार सवाल कर रहे हैं देखिए, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय। अब लेखक होने के नाते राजनीति के बारे में भी चर्चा की जाए, उनसे पूछा जा रहा है। तो वे कह रहे हैं मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। अब देखिए यहाँ पर कितना वाक्य महत्वपूर्ण है, आज यानी जो वर्तमान काल में भी वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए राजनीति में हमेशा मैं दूर रहा, लेखक जैसे कि कह रहे हैं कि लेखक से उन्होंने कहा है, राजकुमार वर्मा जी ने क्या कहा है कि मैं हमेशा दूर रहा। क्यों रहा दूर? तो आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, कोई स्थिरता नहीं। यानी जैसे कि स्थिरता का इसका अभाव, इसका मतलब क्या है, जो भी कोई सोच होती है उस बात पर कोई आदमी टिका हुआ दिखाई दे देता है। स्थिरता का अभाव यानी अस्थिर दिखाई देता है, कभी एक आता है मन में, कभी दूसरी सोच आती है। तो इसका मतलब क्या है, स्थिरता का अभाव है। यद्यपि अब यहाँ पर स्थिरता का अभाव के रूप में देखें तो हर पक्ष के एक मकसद होता है, उसका उद्दिष्ट होता है कि उस उद्दिष्ट के अनुसार ही उस पक्ष की स्थापना होती है। लेकिन आजकल देखें जो पक्ष में वो जो होते हैं, वो जो बातें होती है उसको दूर रखकर भी आदमी पक्ष की क्या होती है, जो नीतियां होती है, उनकी जो बातें उसमें क्या दिखाई देता है, बदलाव दिखाई देता है। यानी कोई बात ऐसी बात पर वे टिके नहीं रहते जो उनके अंदर क्या दिखाई देती है, अस्थिरता दिखाई देती है। उसी के अनुसार वे आगे सवाल करते हैं, कहते हैं यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूं, तो उस काल के जो पंतप्रधान हो चुके हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। नेहरू जी से भी, शास्त्री जी से, इंदिरा जी से भी और मोरारजी भाई से भी, उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। वे कह रहे हैं कि इसके साथ मेरी जो जैसे कि निजी रिश्ता होने के बावजूद भी मैं इनसे राजनीति से बहुत दूर रहा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मैं साहित्यकार हूं और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूं। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं मैं साहित्यकार हूं और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूं, यानी मैं साहित्यकार होने से मैं साहित्य में दिलचस्पी रखता हूं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, जैसे कि हमने शुरुआत में भी देखा वे समय की पाबंदी है, लेखक उनसे कितने बजे मिलने जैसे कि समय निश्चित हुई थी 10 बजे की, तो उसी के अनुसार डॉक्टर साहब ने अपनी घड़ी देखी। शायद उन्होंने समय निर्धारित किया था कि इस समय तक ही इनसे मुलाकात होगी, क्योंकि उसके बाद उनका कोई अलग सा कार्यक्रम तय था, जो उसी कारण उन्होंने क्या किया, घड़ी में देखा और बोले अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। उसके पश्चात देखिए जैसे कि आखिर में उन्हें एक जैसे कि अभिभावक की भांति जो आशीर्वाद देते हुए उन्हें क्या किया, जैसे कि विदा किया। विदा करना इसका मतलब जैसे कि निरोप दिया जो बोलते हैं ना, वो उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पर जैसे कि आज की भाषा में लॉट ऑफ थैंक्स बोलते हैं, वैसे उन्होंने उन्हें विदा किया। तो इस पाठ के आधार पर आपको कृतियां बनानी है और देखिए इस कृतियों में आपको क्या करना है। जो कृतियां दी गई है उन कृतियों को ध्यान से पढ़िए, उसी के अनुसार आप पेन से आप वर्गपाठ की कॉपी में उसको संचाल को उतारिए और ध्यान से पढ़कर जवाब लिखिए। धन्यवाद।